अमीर भाई ने की गरीब काली बहन की शादी। माँ, अगर भैया बाहर पढ़ाई करने के लिए कह रहे हैं तो उन्हें आप पढ़ाई करवा क्यों नहीं देती? बेटी, कैसे भेज दूं अपने बेटे को शहर? तू जानती है ना शहर में कैसे कैसे लोग रहते हैं। माँ, भैया अपना ध्यान रख सकते हैं। शहर जाकर मेरा बेटा वापस नहीं आया तो? ऐसा मत सोचो। अपनी बहन और माँ को कोई कैसे भूल सकता है? और फिर मेरा भाई शहर से कमाकर जब वापस आएगा तो मेरी शादी भी करेगा। तो कहती है तो ठीक है, भेज देती हूँ। दरवाजे के पास खड़ा रोहन ये सब सुनकर बहुत खुश होता है। आखिरकार मेरी छोटी बहन की बात मेरी माँ मान ही गई। तभी कृतिका ख्याली दुनिया से बाहर आती है और हकीकत में अपनी बीमार माँ को पानी के लिए तड़पते हुए देखती है। पानी, पानी, बहुत जोरों से प्यास लगी है, पानी। माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ पानी। कृतिका पानी लेने रसोई में जाती है। जब तक कृतिका पानी लेकर आती है उसकी माँ तेजस्विनी दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाती है। नहीं माँ, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। भैया भी मुझे छोड़कर चले गए और अब आप भी मुझे छोड़कर चली गई। आपका तो सपना था मेरी शादी करवाने का, अपना सपना भी पूरा नहीं किया आपने। उसी वक्त कृतिका की सहेली तारा घर पर आती है। देखो ना तारा, मेरी माँ कुछ बोलती ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। अपने आप को संभालो, अब आंटी इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही कृतिका अपनी सहेली तारा को गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। तेजस्विनी के अंतिम संस्कार पर भी तारा अपने मन में रितिका के बारे में सोचती है। अब इस बेचारी का क्या होगा? इसका भाई भी इसे नहीं देखता है। कितनी बार उसे तार भिजवा चुकी हूँ लेकिन उसे तो किसी की परवाह ही नहीं है। जब से शहर गया है पलट कर देखा भी नहीं उसने। तारा अपनी सहेली कृतिका के लिए बहुत दुखी थी। दिन प्रतिदिन कृतिका की परेशानियां और बढ़ती जा रही थी। कृतिका, ये लो, खाना खा लो। कब तक भूखी प्यासी ऐसे ही बैठी रहोगी? मुझे खाना नहीं खाना। खुद को संभालो, तुम्हें दुनिया से लड़ना है अभी, और उसके लिए तुम्हारे शरीर में ताकत चाहिए। अपने लिए जीना सीखो। मुझे विश्वास है एक ना एक दिन तुम्हारा भाई जरूर आएगा। ये सुनकर कृतिका बहुत खुश होती है। तुमने सही कहा, एक ना एक दिन मेरा भाई जरूर आएगा। उस दिन के बाद एक कृतिका अकेले अपने जीवन को जीने की कोशिश करती है। वो एक अमीर घर में साफ सफाई का काम करके अपने गुजारे लायक पैसे कमा लेती है। देखते ही देखते कुछ साल और बीत जाते हैं और अब उसकी उम्र शादी के लायक हो जाती है। एक दिन वह नदी से पानी भरकर घर पर आ रही थी। अरे देखो जरा, इसकी तो उम्र शादी की हो गई है और इस उम्र में बेचारी अकेली रहती है। एक भाई था, वो भी इसे छोड़कर चला गया। अब इस बेचारी की शादी कैसे होगी? कौन करवाएगा इसकी शादी? आप लोगों को कृतिका की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और मेरी माँ उसके लिए हैं। कृतिका की तरह तारा भी बहुत गरीब थी। उसकी माँ के काम करने से ही घर चल रहा था। वो बेचारी कृतिका के लिए एक ऐसा ससुराल ढूंढ रही थी जो दान दहेज में उससे कोई मांग ना करे और उसे अपना ले, लेकिन उसे ऐसा लड़का मिला ही नहीं। बहन जी, ये मेरी बेचारी अकेली लड़की अनाथ है, इसका कोई नहीं है। आप इसकी शादी अपने बेटे से करवा कर इसे अपना लीजिए। अरे इस जैसी का तो कोई कन्यादान करने वाला भी नहीं है, इसकी शादी मैं अपने बेटे से नहीं करवाऊंगी। ये कहते ही उर्मिला वहां से चली जाती है। इस तरह ये सब देखकर कृतिका को बहुत बुरा लगता है। रोते हुए वो शीतल से कहती है, आंटी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहती। जब मेरा भाई शहर से आ जाएगा तो वही मेरी शादी करवाएगा। उस दिन के बाद से कृतिका बेचारी अपने जीवन को जैसे तैसे करके जीने लगती है। देखते ही देखते उम्र बढ़ती जाती है और उसके हौसले कम होते जाते हैं। तो वहीं शहर में उसका भाई पूरे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। मेरे होते हुए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लॉन्च मेरा है, इसमें तुम्हें जितनी दारू शराब पीनी है पियो। आखिर तुम लोग मेरे दोस्त हो। यार रोहन, दोस्त हो तो तेरे जैसा हो, वरना हो ही नहीं। तू हम लोगों पर कितना खर्च करता है। अरे इतना पैसा कमाया है मैंने, किस लिए? अय्याशी करने के लिए। एक ही जिंदगी मिली है, अब इसे भी नहीं जीऊंगा तो कब जीऊंगा? इस तरह रोहन अपने पैसों पर खुद भी अय्याशी करता और अपने दोस्तों को भी कराता। वो शहर का सबसे ज्यादा फेमस बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास जरा भी पैसों की कमी नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ रोहन की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम सारिका था। अरे ये रोहन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आज सारिका का बर्थडे था और रोहन ये भूल चुका था। जैसे ही रोहन सारिका का फोन उठाता है, आई एम रियली सॉरी डार्लिंग,
मैं तो भूल ही गया था। रुको, मैं घर वापस आ रहा हूँ। डिस्को लॉन्च अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करो, मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ अपना बर्थडे खुद सेलिब्रेट करने। सारिका गुस्से में चली जाती है। इसके बाद रोहन वापस घर लौट आता है, लेकिन उसे सारिका घर पर नहीं मिलती। वो सारिका के कमरे में जाकर बैठ जाता है। अरे यार, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आज नाराज ही कर दिया। उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया। पता नहीं अपनी सहेलियों के साथ कहाँ गई होगी। एक काम करता हूँ, उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। रोहन अपने फोन से सारिका के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने ही जा रहा था कि तभी उसे सारिका के बेड के पास एक तार दिखाई देता है, जिस तार पर उसके गांव का नाम लिखा होता है। ये तार तो मेरे गांव से है, लेकिन ये किसने भेजा? जैसे ही रोहन तार खोलकर पढ़ता है, उसमें लिखा होता है, मैं तारा कृतिका की सहेली। भैया, जब से आप शहर गए हो यहाँ बहुत कुछ हो गया है। अरे एक बार अपनी बहन को आकर देख लो, वरना ये दुनिया उसे ताने सुना सुनाकर मार देगी। ये मेरा आखिरी खत है, क्योंकि इससे पहले आपने मेरे एक भी खत का जवाब नहीं दिया। ये पढ़ते ही रोहन हैरान रह जाता है। मेरे गांव का तार मेरे तक नहीं पहुंचा, लेकिन सारिका ने ऐसा क्यों किया? तभी सारिका घर लौट आती है। सारिका, मेरे गांव से ये तार आया था और तुमने मुझे बताया नहीं। सारिका ये सुनते ही घबरा जाती है। दरअसल वो मैं तुम्हें। साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि तुमने मुझे सारे तार छुपाए हैं? सिर्फ ये एक नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुमने मुझसे बात छुपाई। और मैं भी कैसा भाई हूँ। शहर में आने के बाद मैं अपनी माँ और बहन को भूल ही गया, लेकिन अब मैं उनके पास वापस जा रहा हूँ। और हाँ, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से जा सकती हो। इस तरह रोहन अपने घर से लेकर अपनी जिंदगी से सारिका को निकाल देता है और अगले ही दिन अपने गांव की बस पकड़कर गांव आ जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसे अपना घर देखकर बहुत अफसोस होता है। शहर में मेरा बंगलो है, फार्म हाउस है, इतने बड़े बड़े घरों में रहता हूँ जहाँ किसी चीज की कमी नहीं, और यहाँ इस टूटे फूटे से घर में मेरी माँ और बहन को गुजारा करना पड़ रहा है। रोहन अपने आंसू पोंछ कर घर के अंदर आता है, जहाँ अधमरी हालत में उसकी बहन मिलती है। कृतिका, कृतिका, ये क्या हुआ बहन? तुम्हें तुम्हारी ये हालत? भैया, तुम आ गए। भैया, मुझे पता था कि तुम आओगे। आखिरकार तुम आ ही गए वापस अपनी बहन के पास। हाँ, मैं आ गया हूँ मेरी बहन, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ कहाँ है? माँ का नाम सुनते ही कृतिका रोने लगती है, जिसके बाद वह अपनी स्वर्गीय माँ के बारे में अपने भाई को बताती है। इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भैया, तुम्हारे जाने के बाद माँ मुझे छोड़कर चली गई। माँ के बाद गांव के लोगों ने मुझे ताने मार मार कर आधे से ज्यादा मार दिया है, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। मेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो गई है। अब आप आ गए हो। मेरा कन्यादान करने वाला मेरा भाई है। अब मेरी शादी हो जाएगी। मेरी बहन, तू रो मत। तेरी शादी ऐसी होगी कि पूरा गांव देखेगा और अखबारों में खबर फैलेगी। इतने धूमधाम से मैं तेरी शादी करूंगा। रोहन शहर से लौटकर आने के बाद सबसे पहले अपने टूटे फूटे मकान को बनवाता है और इसी बीच वह बहुत अमीर घराने का रिश्ता ढूंढता है। वहीं वह अपनी बीमार बहन का इलाज करवाकर उसे तरोताजा तंदुरुस्त भी कर देता है। बहुत जल्द कृतिका की शादी की तारीख नजदीक आ जाती है। मेरी शादी होने वाली है, मेरा सपना पूरा होने वाला है। तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी बहन, देखना, मैं तुम्हारी शादी में इतना कुछ दूंगा कि जिंदगी में फिर कभी तुम्हें परेशानी नहीं उठानी होगी। शादी वाले दिन जब कृतिका दुल्हन बनकर मंडप के पास आती है, रोहन उसका हाथ पकड़कर कहता है, बहन आओ, मेरे साथ चलो। रोहन कृतिका को बड़े से तराजू में बिठा देता है और दूसरी तरफ तराजू के सोना चांदी हीरे जवाहरात से उसे भरना शुरू कर देता है। आज मैं अपनी बहन को उसके वजन जितना सोना दहेज में देकर उसे विदा करूंगा। पूरा गांव ये सब देखता है। इसके बाद वहां न्यूज़पेपर वाले भी आ जाते हैं। रोहन सभी के सामने अपनी बहन को सोने से तराजू में तौलकर वो सारा सोना दहेज में उसे देता है और साथ में महंगा महंगा दहेज का पूरा सामान भी देता है, जैसे फर्नीचर, फ्रिज, कूलर, एसी, सब कुछ। इसके बाद अपने ससुराल में कृतिका खुशी खुशी रहती है और रोहन अपना फर्ज अदा करके वापस शहर आ जाता है। अब रोहन हर महीने अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल भी जाता है।